हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर है। केमिस्ट्री में आपको जो भी टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, जैसे कि एटॉमिक थ्योरी, परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी या मैक्सवेल थ्योरी, बोहर बड़ी मॉडल। तो ये कुछ मॉडल हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में डिस्क्राइब भी किया है। कुछ साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि परमाणु मॉडल जो भी डिस्क्राइब किया गया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ये जो खास टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स के माइंड में अगर कोई क्वेरीज आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपको उसका जो आंसर है आपको आसानी से बता सकें। और कोई भी स्टूडेंट्स जब तक हमारे चैनल में आप एंड तक नहीं वॉच करते हैं तो आपको कोई भी जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से और डिटेल में नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले आपको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि कोई भी थ्योरी का कोई भी टॉपिक आपको बेहतर समझना होगा, तभी आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल में जो भी नए अपडेशन हो या नोटिफिकेशन हो आपको उसका लिंक मिल पाए। तो सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, उन सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं परमाणु मॉडल के बारे में, एटॉमिक थ्योरी के मॉडल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमाणु मॉडल जो डिस्क्राइब किया गया था वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अब इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने आपको बताया था कि जे थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अब जे थॉमसन ने इस परमाणु मॉडल का भी नाम दिया है, यानी कि परमाणु मॉडल के बारे में भी बताया है। तो परमाणु मॉडल को हम एक तरह से इन्होंने जो बताया था एक तरबूज के आकार का बताया था। ये है तरबूज, और तरबूज में जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट यानी कि जो लाल रंग का जो पार्ट होता है उसको, तरबूज को जो रेड कलर का पार्ट होता है उसको बताया गया था कि ये एक प्रोटॉन वाला पार्ट है। इसको क्या बताया था, रेड पार्ट को प्रोटॉन का पार्ट बताया था कि ये प्रोटॉन है। और इसमें से जो छोटे छोटे बीज होते हैं तरबूज में, उस तरबूज के बीज को जो बताया गया था उसको इलेक्ट्रॉन बताया गया था, जो जे थॉमसन के द्वारा बताया गया। तो ये जे थॉमसन ने सिर्फ इतना ही बता पाए कि प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब इन्होंने इसको एक कुल मिला के जो तरबूज में प्रोटॉन के बारे में बताया वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। और इसको तरबूज वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं तरबूज मॉडल, एक्सक्यूज मी, वाटरमेलन थ्योरी, वाटरमेलन थ्योरी भी इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। यही इसका एटॉमिक मॉडल था और ये जे थॉमसन के द्वारा बताया गया था, जिसको मैंने बताया। जो लाल पार्ट था वो तरबूज में आपको प्रोटॉन बताया गया, और जो बीज थे ब्लैक कलर के उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। और ये भी बताया गया कि इसमें जो प्रोटॉन की जो वास्तविकता जो है वो बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं था। लेकिन इन्होंने जो भी बीजों को बताया जो अलग अलग बिखरे हुए थे उनको इलेक्ट्रॉन बताया। ये है आपका एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी में आपको अगर क्वेश्चन में आता है या वाटरमेलन थ्योरी आता है या जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है और इसी के बारे में आपको समझना है।
उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका मॉडल है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर थ्योरी या एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, यानी कि आप देख रहे हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने इन्होंने क्या क्या बताया, देखिए ये जो फिगर बना हुआ है इसमें रदरफोर्ड ने जो किया इसको अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। ये क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया क्योंकि रदरफोर्ड ने एक सोने की चादर ली थी और उसी में अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक सोने की चादर है और इसमें से इन्होंने अल्फा कणों को यहाँ पर बमबारी कराया है। तो देखिए आप यहाँ पर बमबारी जो कराया है तो ये जो अल्फा कण है वो सीधे से निकलते चले गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे बिल्कुल जो गए हैं ये अल्फा कण, यानी कि यहाँ से जब ये सीधे निकल गए तो रदरफोर्ड ने इनका बताया कि यहाँ पर अधिकांश भाग क्या है, ये खोखला है। यहाँ जो पार्ट आपका दिख रहा है ये अधिकांश भाग कैसा है, ये खोखला बताया। अब उसके बाद में इन्होंने और जब अल्फा कणों की यहाँ पर बमबारी कराई है, परमाणु का जो भाग है वो कैसा है, आपका पॉजिटिव है, थोड़ा सा धनात्मक है। अब यहाँ पर लगभग इन्होंने रदरफोर्ड ने 20,000 अल्फा कणों को बमबारी कराया था। तो बमबारी करने के बाद में एक ऐसी अल्फा कण जो थी, ये एक ऐसी अल्फा कण जो है वो यहाँ पर गई और यहाँ से जस्ट वापस आ गई, ये रिटर्न हो करके वापस आ गई है। तो ये यहाँ पर जो मध्य भाग यानी कि जो बीच का पार्ट है, ये पार्ट, ये जो बीच का पार्ट है यहाँ से जो वापस आया है, तो यहाँ पर इन्होंने रदरफोर्ड ने जो बताया जो उसी मध्य भाग से टकरा करके जब वापस आया है तो ये बताया कि ये मध्य भाग कैसा है, एक ठोस है, ठोस है यहाँ पर सॉलिड, यानी कि यहाँ पर सॉलिड जैसा है, बहुत ही ठोस है, जिसमें इन्होंने नाम इसका दिया नाभिक। इन्होंने नाम इसका दिया नाभिक, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूक्लियस, इसको आप न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो नाभिक का नाम दिया गया। अब ये रदरफोर्ड के अनुसार अगर देखा गया तो ये इन्होंने सिर्फ इतना ही जांच पड़ताल की। रदरफोर्ड का जो थ्योरी मॉडल था, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि चादर, सोने की चादर ली और उसमें से इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो वहाँ पर बमबारी कराते कराते ये देखा गया कि कुछ भाग खोखला है और बीच का कुछ ऐसा भाग है जो पॉजिटिव है, जो तिरछा होकर निकल जाती हैं, कुछ विचलित हो जाती हैं अपने मार्ग से, और कुछ ऐसी उनमें से 20,000 बमबारी कराने, 20,000 अल्फा प्रकीर्णन बमबारी कराने के बाद में एक ऐसी अल्फा कण जो थी जो वहाँ से वापस टकरा करके आ गई थी। तो ये जो वापस टकरा करके आई थी तो वहाँ ये पता चला कि यहाँ पर ठोस है। और हमें जो डिस्कस करना है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी यानी कि जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत 1901 ईस्वी में जो प्लैंक ने, एक वैज्ञानिक थे प्लैंक नाम के, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यहाँ पर लिखा भी है प्लैंक क्वांटम सिद्धांत। तो ये जो प्लैंक क्वांटम सिद्धांत था, तो इन्होंने, जो प्लैंक एक वैज्ञानिक का नाम है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक ब्लैक कलर की जो चादर थी उसमें काफ़ी वो हीट यानी कि उसमें जो गर्म करने के लिए, यानी कि प्रकाश की रोशनी पर जब हम लोग रखते थे, प्रकाश में यानी कि धूप में रखते थे, जब ये ब्लैक कलर की एक चादर है और उसको एक प्रकाश की उसमें रोशनी में अगर हम रखते हैं तो उसमें जो हीट होगी यानी कि उसमें बहुत ही तप्त होगी, बहुत ही गर्म हो चुकी होगी, जिसके कारण से उसमें से कुछ उत्सर्जन होता होगा और उत्सर्जन होने के बाद उसमें कुछ वाइब्रेशन भी होता होगा, कंपन भी होता होगा। तो वहाँ पर जब कंपन होता था तो जो प्रकाश की जो ऊर्जा उसमें ऊष्मा रहती थी, तो इसी का जब अध्ययन किया गया तो यही एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। 1901 ईस्वी में प्लैंक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक चादर ली थी ब्लैक कलर की और उसको एक काफ़ी सारी ऊष्मा प्रोवाइड किया था सूर्य की रोशनी में रखने के बाद उसमें कुछ वाइब्रेशन उत्पन्न होती थी यानी कि कंपन उत्पन्न होता था, उसमें कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती थी, जिसको प्लैंक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
और जो ऊष्मा प्रकाश के माध्यम से विकिरण उसमें उत्पन्न होता था, ऊर्जा का उत्सर्जन होता था, या उसमें जो भी ऊर्जा अवशोषित होती थी, तो वो कोई ज़रूरी नहीं था कि वो मतलब कंटिन्यूअसली हो, मतलब सतत हो। ये इसका मतलब ये है कि वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता था, पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता था। और यही जो पैकेट्स होते थे, इन्हीं को उन्होंने क्वांटम का नाम दिया था। जो ये पैकेट्स के रूप में उन्होंने उत्सर्जन किया था, छोटे छोटे अवशोषण, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण दोनों हो रहा था, और जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हो रहा था, इन्होंने इसका नाम क्वांटम ही दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फार्मूला दिया गया था, E बराबर hv। अब यहाँ पर E क्या है? E से आपको ये पता चल रहा है कि क्वांटम की ऊर्जा है, ये आपकी क्वांटम ऊर्जा है, क्वांटम एनर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या क्वांटम ऊर्जा लिख सकते हैं। और H का है, H ये है आपका फ्लैंक का स्थिरांक है, जो फ्लैंक था वो उसका स्थिरांक में आप H भी लिख सकते हैं, या आप K भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, स्थिरांक आपका कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में जो V था, ये V जो था विकिरण की वाइब्रेशन थी, जो विकिरण वहाँ पर सूर्य की रोशनी वहाँ पर पड़ रही थी, तो इनका जो वाइब्रेशन हो रहा था, कंपनावृत्ति भी आप लिख सकते हैं, कंपनावृत्ति, तो ये विकिरण की कंपनावृत्ति थी या वाइब्रेशन था। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी बस इतना ही था, इसमें से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब इसके बाद में मैक्सवेल का सिद्धांत आया। मैक्सवेल का सिद्धांत जो था, एक मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और चुंबकीय सिद्धांत के द्वारा इसे विद्युत का चुंबकीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जब कोई एक वृत्तीय मार्ग पर, कोई भी वृत्तीय मार्ग पर कोई चक्कर लगा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन है या ऊर्जा का उत्सर्जन है, जैसे कि नाभिक था, नाभिक में क्या थे, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, और यहाँ पर आपके वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते थे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वृत्तीय मार्ग पर घूमते हैं तो कोई ना कोई अपनी ऊर्जा को निकालते हैं, ऊर्जा का निकालना ही ऊर्जा का उत्सर्जन कहलाता है। तो ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था, तो जिसके कारण से उसकी जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉनों की जो क्षमता थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, नष्ट हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सवेल के सिद्धांत ने ये दिया था कि मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं तो उनके ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि उनसे ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वो नाभिक में गिर जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई भी बाहर चक्कर लगाएगा तो उनसे ऊर्जा निकल जाएगी, वो उनके पास ऊर्जा बचेगी नहीं, जिसके कारण से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके नाभिक में गिर जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही नाभिक में गिर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर प्रोटॉन पाए जाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आके नाभिक में गिर जाता है। तो नाभिक में जब गिरता है तो पॉजिटिव प्रोटॉन हुआ और इलेक्ट्रॉन निगेटिव हुआ, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करके ये इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, यानी कि परमाणु थ्योरी ही, परमाणु बनना ही खत्म हो जाएगा। तो ये मैक्सवेल ने सिद्धांत दिया था, लेकिन मैक्सवेल का जो सिद्धांत था वो रदरफोर्ड के द्वारा अस्थायी बताया गया था, क्योंकि ऐसा उन्होंने ये बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके रदरफोर्ड ने काफ़ी गुण भी दिए हैं, उसके दोष भी दिए हैं, निवारण भी बताए हैं। तो ये जो मैक्सवेल की थ्योरी थी ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ही चल पाया, जिसके बाद में रदरफोर्ड, मैक्सवेल ने जो भी अस्तित्व इसका समाप्त हो जाने की वजह से इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या कहा कि आपका ये मैक्सवेल जो सिद्धांत जिन्होंने मैक्सवेल ने दिया था, तो ये आपका, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब आपस में आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव जब आ जाता है, तब वो उसका क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। तो वो एक उदासीन पदार्थ बना लेते हैं या उदासीन एटम बना लेते हैं, जिसके कारण से आपका अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो ये मैक्सवेल का सिद्धांत था।
इसके बाद में आपका जो आया था बोहर-बरी मॉडल, बोहर-बरी थ्योरी, इसके बारे में ये नील्स बोहर मॉडल भी कहते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नील्स बोहर मॉडल या नील्स बोहर थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि एक नील्स बोहर वैज्ञानिक थे जिसकी वजह से इनका नाम जो बोहर-बरी मॉडल रखा गया, बोहर-बरी थ्योरी रखा गया। तो यानी कि ये नील्स बोहर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। ये जो इसके बारे में जब बताया था तो ये जो परमाणु था, इसमें मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ फिगर बना करके, क्योंकि ये जो आपका नाभिक था इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, केंद्र भी बोल सकते हैं या आप नाभिक भी बोल सकते हैं। इस केंद्र को नाभिक कहते हैं। और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन आपकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाहरी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये क्या करता है, जो जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ये बोहर-बरी ने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जब वो अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, अपनी ही कक्षा में चक्कर आसपास घूमता है, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात जिसमें ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इसमें ना तो ऊर्जा आती है और ना ही जाती है जब मूल कक्षा में चक्कर लगाता है। और उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास वाली कक्षा है, निम्न कक्षा भी इसको आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं निम्न कक्षा। इसको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, निम्न कक्षा इसको कह सकते हैं। और इसके बाद में नाभिक से जब दूर वाली कक्षा आती है, जैसे कि ये दूर वाली कक्षा है, तो इसमें क्या होता है कि निम्न कक्षा से, ये पहली वाली निम्न कक्षा से जब उच्च, इसको आप कह सकते हैं उच्च कक्षा, तो निम्न कक्षा से जब उच्च कक्षा में जाता है तो उसको बाहरी स्रोतों द्वारा, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहर के स्रोतों द्वारा इसको ऊर्जा मिल जाती है, बाहर से ऊर्जा इसको मिल जाती है या ग्रहण कर लेता है। तो अर्थात इसकी, जिसके कारण से जो ऊपर वाली कक्षा है इसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। यही कहने का मतलब है इसमें बोहर-बरी मॉडल में कि आपको मैंने ये बताया कि केंद्रक को नाभिक कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उसके बाद में जो उसके जस्ट पास वाली जो कक्षा है, जिसको आप निम्न कक्षा भी कह सकते हैं या मूल कक्षा भी कह सकते हैं, निम्न कक्षा को आप मूल कक्षा भी कह सकते हैं। तो इसमें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ना तो इसमें ऊर्जा आती है और ना ही जाती है। और उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया कि जब नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में, यानी कि निम्न वाली कक्षा से उच्च वाली कक्षा में जब जाता है तो इसको बाहर के स्रोतों द्वारा इसे क्या मिल जाता है, इसे ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण से इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और नाभिक से दूर वाली कक्षा में, नाभिक से समीप वाली कक्षा में आ जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन, अब ये मैंने बताया आपको कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूर वाली कक्षा से पास वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि ऊर्जा निकालता है। जब ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो बाहर वाली कक्षा से आपकी निम्न वाली कक्षा में जब आता है, गिरता है, तो ये क्या करता है, समीप वाली कक्षा में जब आता है, पास वाली कक्षा से, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि ऊर्जा में कमी आती है। अब ये मैंने 2 पॉइंट इसके मेन हैं। मैंने आपको ये बताया कि निम्न कक्षा से जब ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि बाहर के स्रोतों से मिल जाती है। लेकिन जब ऊपर वाली जो कक्षा है, उच्च कक्षा से जब नीचे वाली कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा की कमी आ जाती है, क्योंकि ये ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, ऊर्जा को निकाल देता है, तो जिसके कारण से ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो ये इसका था बोहर-बरी मॉडल, और यही बोहर-बरी मॉडल है। इसके मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि इसमें केंद्रक होता है,
और इसके बाहर परमाणु के बाहर क्या होता है, नाभिक के बाहर आपकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये वृत्ति कक्षा में घूमते हैं। ये तो सब में लिखना है, आपको मैक्सवेल में भी लिखना था और बोहर-बरी में भी लिखना है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा नहीं निकालता है, अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं होता है। अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक से निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता नाभिक से दूर वाली कक्षा से जब निम्न कक्षा में आता है तो उसके बाहर के स्रोतों से उसमें ऊर्जा नहीं मिल पाती, यानी कि इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा में कमी आती है। अब उसके बाद में क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में समीप वाली कक्षा में आता है तो मैंने बताया कि यहाँ पर ऊर्जा में कमी आती है। यही सारे पॉइंट आपको मैंने बताए। तो ये बोहर-बरी का मॉडल था और यहाँ तक मैंने आपको सिद्धांत मैंने सारे बता दिए हैं। और इनमें से जैसे कोई भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो सकता है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका नाम बता दें, तो वो हम आपको डिटेल में और डिस्कस भी कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।